नमस्कार साथियों, बड़ी आंत को आज हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछला क्लास पढ़ा था किसके बारे में? छोटी आंत के बारे में पढ़ा था, फिर अमाशय के बारे में पढ़ा था। याद कीजिए, छोटी आंत के 3 भाग, पहला डुडेनियम, जुजेनियम, इलियम। फिर हम लोगों ने अग्नाशय के बारे में पढ़ा, फिर यकृत के बारे में पढ़ा। कई एकदम सही, मतलब पूरा सारगर्भिक ढंग से हम लोगों ने अध्ययन किया। आइए आज हम लोग फिर एकदम होश जोश एक लगन के साथ बड़ी आंत को समझेंगे। ऐसा थोड़ी कि अंग और जुड़ा हुआ है, करंट अफेयर्स थोड़ी है कि हम इतना दिन से पढ़ रहे हैं बड़ी आंत फिर एगो बढ़ जाएगा, नहीं नो, वैसे नहीं होता है। बड़ी आंत को इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं और इसी के बारे में आज, यानी कि बड़ी आंत के कितने कितने भाग होते हैं, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक? बड़ी आंत को इंग्लिश में लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं और बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। जिस तरह छोटी आंत के 3 भाग थे ना, तो उसी तरह बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला कौन कौन? पहला होता है सिक्कम, हिंदी में उसे बोलते हैं सिक्कम को हिंदी में उंडुक, उंडुक, उल्लू ने उंडुक। इसके बाद सिक्कम के बाद आता है कोलन, कोलन के बाद आता है आपका मलाशय। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, तब बोलिएगा तो क्या होता है? तो सुनिए, बड़ी आंत जो है टंकी का काम करता है, पानी की टंकी काम करता है। यहाँ क्या होता है कि जल जो है जल को अवशोषित करता है, जल को क्या करता है? अवशोषित करता है। और जितना अपचित भोजन है, याद कीजिए हमने बताया था इलियम में विलाई पाया जाता है। तो इलियम जो विलाई जो है, विलाई जितना भोजन में जितना भी बढ़िया चीज आया उसको चूस कर रख लिया, चूस कर रखा कि नहीं? अरे ऐसे समझिए, जब दूध फट जाता है, तो जब दूध फट जाता है तो अगर उसको आप खवा मारते हैं तो उसमें पहले पानी उसका टगरा देते हैं, पानी उसका लहवा देते हैं। लहवा मतलब अलग कर देना, ठीक है? तो पानी उसका अलग कर देते हैं, यानी कि वो पानी क्या है? अपचित पदार्थ है, यानी कि पानी वो खराब पदार्थ है, उत्सर्जित पदार्थ है, उसका कोई काम धंधा नहीं है। तो उसी तरह हमारे शरीर में जो है जितने भी बढ़िया पदार्थ होता है, जैसे दूध में क्या किए थे, जितना भी अच्छा पदार्थ है, क्या उसका जो व्हाइट वाला जो भाग होता है, जो छेना होता है, क्या उसको फेंकते हैं? क्या नहीं ना फेंकते, उसमें पानी अलग कर देते हैं। तो उसी तरह विलाई जो है जितना भी भोजन में अच्छा अच्छा पोषक पदार्थ आया था उसको चूस लिया और ब्लड में दे दिया और ब्लड पूरे शरीर में फैला दिया। और इसके बाद जो खराब पदार्थ बचता है उसको भेज देता है बड़ी आंत में के, जो जो ससुरा जो। अब जब बड़ी आंत में चला जाता है तो बड़ी आंत में जमा रहता है भोजन, और बड़ी आंत में अब चाहिए पानी, चाहिए कि नहीं? तो पानी कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। और पानी का अवशोषण कहाँ होता है? यही बड़ी आंत में अवशोषण होता है। तो वही लिखे हैं कि बड़ी आंत में 2 काम होते हैं, जल का अवशोषण, जल को चूसता है, और अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना, मतलब वहां टंकी का काम करता है। जितना अपचित पदार्थ है वो बड़ी आंत में चला जाता है और इसके बाद जब आप चाहते हैं तब निकाल देते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? कोई तो आदमी 8 दिन तक नहीं जाता, कोई तो एकदम 2 दिन के बाद जाता है लेटरिन, तो उसको पर दिन जाना चाहिए। होता क्या है, देखिए आप अगर बाथरूम नहीं जाते हैं तो क्या होता है कि देखिए यह मलाशय है, सबसे शरीर का सबसे, मतलब बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है मलाशय। मलाशय के बाद गुर्दा होता है। क्या होता है कि आप खाए हैं, तो आप भोजन खाए हैं तो अम्लीय भी है, अम्ल भी लिए हैं, क्षार भी लिए हैं, सब जमा हो जाता है इस जगह पर। और जब जमा हो जाता है ना, तो जब जमा हो जाता है तो धीरे धीरे आप भोजन को जितना, ये तो अब बड़ी आंत में अपचित पदार्थ, मतलब खराब चीज ना गया, खराब चीज गया। और जब खराब चीज गया तो हम भोजन में अम्ल खा रहे हैं, क्षार भी ले रहे हैं, बहुत प्रकार के चीज को ले रहे हैं। और जब यहाँ जमा हो जाता है, जब आप निकालते नहीं हैं तो ये क्या कहता है, मलाशय के दीवार पर धीरे धीरे जमने लगता है, जमते जमते धीरे धीरे घाव होने लगता है और धीरे धीरे सड़ने लगता है, जिस कारण ससुरा उसको बीमारी होता है बवासीर का। इंग्लिश में उसे पाइल्स कहते हैं, बवासीर का बीमारी होता है, समझे? इसलिए बाथरूम जाना चाहिए, हर सुबह को बाथरूम जाना चाहिए। कोई तो सिगरेट पीता है, तब आप देखिए आदत हो जाता है, कोई सिगरेट पीता है तब बाथरूम जाता है, कोई जो है पानी पीता है, हड़हड़वा के पानी पीना। आप सुबह उठिए, गुनगुना गर्म पानी पीजिए और करीब 3 गिलास पानी पीजिएगा। हमको पता है 5 दिन तक पीजिएगा ना 2 गिलास पानी, बल वोमिटिंग होगा,
समझे। इसके बाद 5-6 दिन के बाद अपने आप जब आदत हो जाएगा, शरीर इस चीज को देख लेगा कि नहीं बाबा अब तो नहीं होगा, रोज रोज हमको दे रहा है, तो जब एडजस्ट कर लेगा शरीर तो वोमिटिंग नहीं होगा। इसलिए सुबह उठिए और गुनगुना गर्म पानी पीजिए, यानी तो 3 गिलास पानी बासी पानी हुमच के पीजिए, समझे ना, एकदम बलजबरी पीजिए। किसी को पीने का मन नहीं करता है, लेकिन बलजबरी पीजिए, जरूर पीजिए। इससे क्या होगा कि आपका पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ होगा तभी दिमाग साफ होगा। कैसे, हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जब देखते हैं ना कि जब पेट में दर्द होने लगता है तब एकदम पूरा बेचैन होते हैं, ना पढ़ने का मन करेगा ना काम करने का मन करेगा। लेकिन जब आपका पेट का दर्द खत्म हो जाएगा तब बोलते हैं ना अब हमारा माइंडवा शांत लगा। अरे भैया, आप एक दिमाग में एक बात सोचिए कि हमारा खराब था पेट, तो हम ये काहे बोल रहे हैं कि अब हमारा माइंडवा शांत हुआ, अब दिमागवा हमारा ठीक लगा, फ्रेश लगा। तो कहीं ना कहीं हमारा पेट, यानी कि हमारा पेट जो है दिमाग से संपर्क है और दिमाग पूरे अंग से संपर्क है, यानी कि हमारे पूरा दिमाग जो है हमारे पूरे अंगों को नियंत्रित करता है। अगर हमें पेशाब कब करना है ये कौन करता है, सब चीज दिमाग करता है। उसी तरह हमें पेट को साफ रखना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बड़ी आंत को समझते हैं। हमने बता दिया कि बड़ी आंत में जो है 2 प्रकार का जल का अवशोषण होता है, जल को चूसता है, और दूसरा अपचित भोजन को क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है। अब देखिए बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। देखिए हम यहाँ बनाए हैं, ये क्या हो गया, ग्रास नली, ये अमाशय हुआ, अमाशय के 3 भाग, अमाशय के कितने भाग, 3 भाग, कार्डियक पुंडिक पाइलोरी, ठीक है, कार्डियक पुंडिक पाइलोरी। देखिए हमसे बन नहीं पाता फिगर, समझे कि नहीं, किसी तरह हम बनाए, बड़ा मुश्किल से बनाते हैं, तो इसलिए जो है आप जिस तरह एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हम ऐसे दिखा देंगे, ऐसे आप देख लीजिएगा, हम ऐसे तो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, देखिए देखिए वैसे है, ठीक है, देखिए देखिए देख रहे हैं। तो अब इसको, अब उसको मत देखिए, आप यहाँ देखिए, हटा दीजिए उसको, यहाँ देखिए। तो ये जो है ये आपका छोटी आंत है, ये क्या है आपका छोटी आंत है, और ये बड़ी आंत है। देखिए ये बड़ी आंत है ना, ये बड़ी आंत है, ये बड़ी आंत है। अब देखिए ये जो है यहाँ जो है ये पहला भाग है बड़ी आंत का। इस भाग को कहा जाता है सिक्कम। क्या कहा जाता है, सिक्कम। सिक्कम को हिंदी में कहा जाता है उंडुक। क्या बोला जाता है, उंडुक। और इसी के नीचे ससुरा एक अंग रहता है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहा जाता है, अपेंडिक्स कहा जाता है। ये ससुरा अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग क्या होता है जरा ध्यान से समझिए। वैसे अंग जो शरीर में तो होता है लेकिन वो कर काम कुछ नहीं है, कुछ हुए नहीं, फालतू है, धरल है। जैसे देखे हे तो कनवा, एक और काम कुछ है बताइए। यहाँ खाली ये जो है मचान का काम करता है, खैनी रखने का, खैनी वगैरह रखता है। मिस्त्री वगैरह देखते हैं ना, ऐसे कलमा खोस लेगा ऐसे करके, मिस्त्री वगैरह काठ वगैरह मिस्त्री, समझे। ये सब क्या है, अवशेषी अंग है। इसे इंग्लिश में पिन्ना कहा जाता है। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पिन्ना। और हिंदी में कर्णपाली की मांसपेशी, इंग्लिश में पिन्ना कहा जाता है। फिर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, यही अपेंडिक्स, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। निक्टोटेटिंग पर्दा, निक्टोटेटिंग पर्दा आंख में होता है, समझे, उसका भी कोई काम नहीं है। थर्ड मोलर, थर्ड मोलर समझ रहे, दांत का ये तीसरा मोलर, मोलर हम बताए थे, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। मोलर की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। तो ये जो सबसे लास्ट वाला जो मोलर है उसे थर्ड मोलर, वो कोई काम का नहीं होता है। शरीर वो अवशेषी अंग है। तो क्या है, अवशेषी अंग किसे कहते हैं, तो वैसे अंग जो शरीर में तो होता है लेकिन उसका कोई काम नहीं हो, उसे हम लोग अवशेषी अंग कहते हैं। तो पूछिएगा तो भगवान इसको काहे डाउनलोड किया था, तो बताते हैं, सुनिए। आज से 30 लाख साल पहले, जब आज से 30 लाख साल पहले धरती पर मानव आए, जब मानव आए तो धीरे धीरे उनके पास खाने का, पहले क्या खाता था आदमी, पहले घास भूसा पेड़ पौधे खाया जाता था। तो अब उस पेड़ पौधे में सेल्यूलोज रहता था, सेल्यूलोज को पचाना बड़ी मुश्किल होता था। तो इसलिए जो है भगवान ने अपेंडिक्स को डाउनलोड किया था। ये अपेंडिक्स जो है सेल्यूलोज को पचाता है, इसलिए जानवर में अपेंडिक्स होता है। काहे, वो घास भूसा खाता है, सेल्यूलोज को पचाना होता है। क्योंकि घास भूसा पेड़ पौधों में सेल्यूलोज पाया जाता है, तो इसलिए अब हम तो घास भूसा खाते हैं, जो भी खाते हैं तो आसान चीज खाते हैं। जैसे अगर कोई साग सब्जी खाएं, उसमें अगर आयरन की मात्रा है तो आयरन की मात्रा वो एकदम बहुत छोटा आयरन है, माइक्रो वाला है। मैक्रो मतलब छोटा वाला आयरन है।
आयरन की, तो उसको हम लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत ना। आप बोलिएगा कि ठीक है आयरन नहीं लेना है, आयरन की मात्रा लेना है, तो एक काम कीजिए वो रॉड ले लीजिए, खा जाइए, खा पाइएगा नहीं ना खा पाइएगा। उसी तरह पेड़ पौधे में सेलुलोज पाया जाता है, जानवर जो है जानवरों में अपेंडिक्स पाए जाते हैं और ये अपेंडिक्स जो है सेलुलोज को पचाता है। आई मेरी बात समझ में? अब अवशेषीय अंग समझ गए, तो अब देखते हैं छोटी आंत के बाद भोजन सीकम में प्रवेश करता है और सीकम पेट के दाहिने ओर होता है। ये पेट के किधर होता है? दाहिने ओर होता है, दाहिने ओर होता है। और इसके नीचे अपेंडिक्स होता है। तो देखिए ये दायां ओर है और इसके नीचे क्या है? अपेंडिक्स। ये क्या है भैया? अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स। अब देखिए अपेंडिक्स, अब सुने होंगे अपेंडिक्स का बीमारी होता है। कभी कभी क्या होता है, यकच बकच खाते हैं ना, तो ये भोजन अपेंडिक्स में चला जाता है और जब भोजन अपेंडिक्स में चला जाता है तो वहां दर्द करने लगता है। तो जब दर्द करने, पेट दर्द करने लगता है भयानक, तो वही डॉक्टर उसको काट के निकाल देता है अपेंडिक्स को। उससे कोई घाटा नहीं होता, काहे चूंकि अपेंडिक्स का ऑलरेडी कुछ काम नहीं है शरीर में। इसी तरह अवशेषीय अंग है, ये फालतू है, धरल है शरीर में, ठीक है, इसको काट के निकाल देता है। कहेगा कि थोड़ा अपेंडिक्स हो गया है इसलिए निकाल देता है उसको, ठीक है, अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग है, ये सेलुलोज का पाचन करता है या सेलुलोज को पचाता है। हमने पहले भी बता दिया अवशेषीय अंग किसे कहते हैं? वैसे अंग जो शरीर में तो होता है लेकिन काम नहीं करता है उसे अवशेषीय अंग कहते हैं। और जैसे कर्णपल्ली, यही कर्णपल्ली, ये वाला ये जो मचान है, ये पिन्ना, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स यही वाला अपेंडिक्स। निक्टोटेटिंग पर्दा, निक्टोटेटिंग पर्दा आंख में होता है, उसका भी कोई काम। थर्ड मोलर, थर्ड मोलर, ये थर्ड मोलर सबसे जो लास्ट वाला मोलर है थर्ड मोलर कहा जाता है, ठीक है। अपेंडिक्स समझे, यानी अवशेषीय अंग समझे। अब समझते हैं दूसरा भाग जो है कोलन। कोलन को हिंदी में वृदांत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? वृदांत्र। और छोटी आंत को हिंदी में क्षुद्रांत कहते हैं, ठीक है। देखिए ये कोलन क्या करता है, समझिए। देखिए पहला भाग क्या है? सीकम। फिर ये देखिए यहां से यहां जो भाग दिख रहे हैं ये कोलन है। ये क्या है? कोलन है। ये जो लास्ट वाला है ये रेक्टम है। रेक्टम को हिंदी में बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं भैया? मलाशय। अब देखिए ये कोलन है, यहां से यहां तक कोलन है। अब देखिए ये कोलन को 3 भाग में बांटा गया। कैसे? देखिए ये ऊपर की तरह जा रहा है तो इसलिए इसको कहा जाता है आरोही कोलन। आरोही कोलन मतलब होता है ऊपर की तरह जा रहा है तो इसे आरोही कोलन। और देखिए एकदम सीधा सीधी जा रहा है तो सीधा सीधी जा रहा है, जो लेटर रहता है ऐसे सीधा सीधी लेटर रहता है उसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ कोलन। और देखिए ये जो नीचे जा रहा है इसे क्या बोलते हैं? अवरोही कोलन। क्या बोलते हैं? फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। आरोही कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, फिर अवरोही कोलन। अवरोही मतलब होता है घटना, आरोही मतलब होता है बढ़ना, अनुप्रस्थ मतलब होता है सीधा। तो वही लिखे हैं कि यह 3 भागों में बांटा जाता है। इसे यह 3 भाग है। इसके कितने कोलन के कितने भाग हैं? 3 भाग। और ये बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है। दिखने से भी लग रहा है कि बड़ी आंत का सबसे लंबा भाग है। तो पहला आरोही कोलन, इसी को ऊपरीगामी कोलन भी कहते हैं। कैसे? ये ऊपर की तरह गया है तो इसलिए ऊपरीगामी कोलन कहा जाता है। इंग्लिश में इसे असेंडिंग कोलन कहा जाता है। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं पढ़े बचपन में। इसके बाद अनुप्रस्थ कोलन, ये सुतल है तो इसे अनुप्रस्थ कोलन, इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसवर्स कोलन। इसके बाद अवरोही मतलब ये क्या है? अधोगामी, यानी कि नीचू जा रहा है तो उसे हम लोग अधोगामी यानी कि डिसेंडिंग कोलन कहा जाता है, ठीक है। कोलन में जल का अवशोषण होता है और कोलन में ही म्यूकस का निर्माण होता है जो पचे भोजन को चिपचिपा बना देता है। ये भोजन में क्या करता है? यही जल का अवशोषण होता है। इतना बड़ा है, इसमें जल को सोख लेता है और जब जल को सोख लेता है तो इसमें चिपचिपा हल्का सा म्यूकस जैसा मिल जाता है, म्यूकस जैसा मिलता है चिपचिपा। वो भोजन को चिपचिपा बना देता है, यानी कि जो पचा हुआ भोजन है उसको चिपचिपा बना देता है, आसानी हो जाता है निकलने में, ठीक है। कोई दिक्कत? समझे कि नहीं समझे? अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अगला भाग है मलाशय। मलाशय को इंग्लिश में रेक्टम कहा जाता है। ये कोलन का सबसे अंतिम भाग है। हमने बताया था कि देखिए ये क्या है? आरोही कोलन, ये है अनुप्रस्थ कोलन, ये अवरोही हुआ। और इसके बाद मलाशय के बाद गुर्दा होता है। गुर्दा इंग्लिश में एनस कहा जाता है, ठीक है। सिकम के नीचे क्या होता है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो है सेलुलोज को पचाता है, लेकिन हमारे शरीर में अपेंडिक्स जो है ये अवशेषीय अंग की तरह है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग इसका कोई काम नहीं है, ये शरीर में है लेकिन इसका कोई काम नहीं, हम लोग सेल्यूलोज नहीं खाते हैं, ठीक है।
अब इसके बाद कोलन आया, तो कोलन को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, ऊपरीगामी कोलन, अनुप्रस्थ कोलन, इसके बाद है नीचोगामी यानी अधोगामी कोलन, और इसके बाद जो है सबसे लास्ट भाग है मलाशय। मलाशय में क्या होता है कि मलाशय जो है कोलन का सबसे अंतिम भाग है, और यहाँ जितना भी पचित भोजन, अवशिष्ट पदार्थ, अवशिष्ट मतलब खराब पदार्थ, अवशिष्ट मतलब क्या होता है, खराब पदार्थ जमा होता है, और समय समय पर यहाँ क्या होता है, मल द्वार के रास्ते शरीर के बाहर निकल जाता है। यानी कि अब जब निकलना चाहेंगे तो निकल जाएगा। अब निकालना क्या है, अब पर दिन निकल खाते हैं तो निकलबे करेगा मर्द। भोजन निकाल दिए यहाँ से, कोई दिक्कत। सबसे लास्ट भाग क्या होता है, एनस, गुर्दा होता है। सबसे लास्ट भाग क्या होता है, एनस, गुर्दा, और इसी के माध्यम से हम लोग भोजन को मल को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो यानी कि हम लोगों ने मोटे तौर पर क्या पढ़ा कि बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहला सिक्कम, दूसरा कोलन, तीसरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, मलाशय, रेक्टम, और सबसे लास्ट भाग जो होता है वो एनस होता है। आप बोलिएगा कि ये चौथा भाग आपने बताया, हाँ चौथा भाग नहीं बताया, सबसे लास्ट भाग होता है। इसमें बड़ी आंत में नहीं जोड़ा गया, वो थोड़ा अलग जैसा होता है। ठीक है, अब इसमें कोलन में भी 3 प्रकार का देखिए, जो ऊपर की तरफ गया है तो उसे क्या बोलेंगे, आरोही या ऊपरीगामी कोलन। जो ऐसे सीधा गया है उसे अनुप्रस्थ कोलन, और जो एक नीचे ऐसे चल गया है तो उसे बोलेंगे अधोगामी या अवरोही कोलन। ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम लोगों ने यही लिखे हैं कि मलाशय या कोलन का सबसे अंतिम भाग है। मलाशय में अवशिष्ट पदार्थ जमा होता है, जहां से समय समय पर मल द्वार के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाता है। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अगर क्वेश्चन इस तरह पूछ दे कि बता मनुष्य में पाचन क्रिया का वर्णन करें, ये क्वेश्चन जो है ना 5 नंबर में पूछेगा, मनुष्य में पाचन क्रिया का वर्णन करें। या नहीं तो यही क्वेश्चन इसी तरह पूछ दे कि मनुष्य के आहार नाल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। या यही क्वेश्चन पूछ दे कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया का वर्णन करें। या यही क्वेश्चन पूछ दे कि मनुष्य में पाचन क्रिया को पाचन तंत्र के नामांकित चित्र के साथ समझाइए। सब का जवाब एक ही है। तो देखिए, फिगर बनाए हैं, लगता है मुंह में चपटा दिए, लगता है इसको 2 कोचा मार कर इधर मुंह घुसा दिए, समझे कि जैसे बना दिए फिगर। ठीक है, तो देखिए हम नहीं बनाए हैं, मतलब हम आधा बनाए, हमारा आधा कैमरामैन बना दिया फिगर। ठीक है, तो देखिए यहां जो है, देखिए ये क्या है, मुख गुहा। सबसे पहला जो भाग होता है यानी कि पाचन, इसको ऐसे लिखना है। अब उतना विस्तार से नहीं लिखना है। अगर 5 नंबर में दे दे, अगर उतना विस्तार से लिखिएगा तो 2-3 पेज भर जाएगा। उतना विस्तार से नहीं लिखना है, एकदम शॉर्टकट में लिखना है, इसका विवरण देना है। ठीक है, सबसे पहला भाग क्या था मेरे प्यारे दोस्तों, मुख गुहा। और पता है होनी चाहिए, ये हुआ आपका मुख गुहा। ये क्या हुआ बाबू सोना, मुख गुहा। और इस मुख गुहा में देखिए यहाँ लार ग्रंथि, ये देखिए ये कान हुआ, कान के नीचे इस जगह पर एक ग्रंथि पाया जाता है। पता है कौन सा ग्रंथि, पेरिटोड ग्रंथि। और यहाँ सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। ठीक है, इसका जो है आंसर इस ढंग से लिखना है कि मनुष्य के पाचन क्रिया निम्नलिखित अंगों में पूर्ण होती है। पहला, मुख गुहा, मनुष्य मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। मुख गुहा में निम्नलिखित संरचनाएं मौजूद होते हैं, यानी कि निम्नलिखित 3 चीज पाए जाते हैं। पहला दांत, दूसरा जीभ, तीसरा लार ग्रंथि। एकदम शॉर्ट में लिखना है। दांत, आप सब दांत चारों प्रकार नहीं लिख देना है, तो आपको हम समझाने के लिए बताए थे। तो दांत यह भोजन के कणों को क्या करता है, चबाता है, और चबाने के बाद भोजन के कणों को क्या करता, तोड़ देता। तोड़ने के बाद आसान हो जाता है। देखिए, अगर दांत नहीं रहता तो ऐसे ही मान लीजिए कलम ऐसे निगल जाता है, निगल पाता नहीं निगल पाता है, खा पाता है नहीं खा पाते हैं। तो दांत क्या करता है, वही अगर यही कलम को खाने दे तो करेंगे, मतलब पूरा चिबाएंगे तब ना जाएगा अंदर। तो भोजन के कणों को चबाते हैं, और भोजन के कणों को चबाकर और छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देते हैं। दूसरा है जीभ, या स्वाद ग्रहण करने का काम करता है। हम बताए थे कि जीभ जो है, याद कीजिए, यहाँ आगे वाला भाग मीठा, नमकीन, खट्टा, फिर तीखा, अंदर वाला भाग। फिर लार ग्रंथि, 3 भाग। तीसरा क्या पाए जाते हैं, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से जो है मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि। अब यहाँ नहीं लिखना पेरिटोड, सब मैंडिबुलर, ये सब नहीं लिखना। लार ग्रंथि में ऐसे लिखना कि जिससे लार निकलता है, और इस लार में कई एंजाइम पाया जाता है। एंजाइमों का नाम नहीं लिखना है, ठीक है। कई एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करता है, और भोजन को क्या करता है, लसदार बना देता है। याद कीजिए, अगर पूछ दे कि बताओ कौन से जो है एंजाइम जो है भोजन के जीवाणुओं को नष्ट करता है, तो लाइसोजाइम। पता होनी चाहिए कि लार में कितने एंजाइम पाते हैं, 4 एंजाइम, लाइसोजाइम, टॉलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन।
लाइसोजाइम क्या करता है, रोगाणुओं को नष्ट करता है। डास्टेज और टोलिन क्या करता है, शर्करा को पचा देता है, यानी कि मंड को पचा देता है, स्टार्च को पचाकर शर्करा में बदल देता है। और जबकि म्यूलिन जो है भोजन को लसदार लिबिर बना देता है। बताए थे कि नहीं? तो मुख्य गुहा में इस तरह ढंग से लिखना है, ठीक है। अब हम देखिए एक एक करके आप लोग को विस्तार करते जाएंगे। अब फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए दूसरा बताया था ग्रसनी। ग्रसनी में 2 भोंका होता है, इसमें पाचन नहीं होता, नहीं ग्रास नली में। यहाँ क्या होता है, ग्रसनी। यहाँ क्या होता है, ग्रसनी। ग्रसनी में क्या पाचन होता नहीं, यहाँ 2 छिद्र होते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। लिख दिए, देखिए 2 छिद्र होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि पूरा विस्तार से लिखना है, ठीक है, क्योंकि हमको 5 नंबर में लिखना है। तो 5 नंबर में लिखना है तो कम से कम 1 पेज होना चाहिए। अब इसको अगर हम 2-3 पेज में लिखें तो एकदम शॉर्टकट में लिखना है। जो चीज हम लिख रहे हैं वही चीज लिखना है आपको। बल्कि यहाँ 2 छिद्र पाए जाते हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। तीसरा है ग्रास नली। इसमें भी भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन जो है, याद कीजिए, कर्माकुंचन गति होता है। जब भोजन जैसे जाता है तो ग्रास नली के दीवार में कंपन होने लगता है, और कंपन होने के बाद शिथिलन और संकुचन और शिथिलन गति होता है। इसी गति को जो है फैलता है और सिकुड़ जाता है। इसी गति को क्या बोलते हैं, कर्माकुंचन गति। और कर्माकुंचन गति के माध्यम से भोजन कहाँ चला जाता है, अमाशय में चला जाता है। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। देखिए ये हुआ आपका मुख्य गुहा, ये हुआ मुख्य गुहा। यहाँ आपका ग्रंथि हुआ, आपका ये पेरिटोड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। और ये हुआ ग्रसनी। और यहाँ हुआ ये जो है, ये क्या हुआ आपका ग्रास नली। ये क्या हुआ आपका ग्रास नली, ठीक है। इसके बाद ग्रास नली के बाद ये हम लोग अमाशय में आए। अमाशय के कितने भाग, 3 भाग। उतना नहीं लिखना है तो डायरेक्ट लिखना है। इसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है, अमाशय में। हमने बता दिया पिछला में कि ग्रसनी, ग्रास नली के बाद भोजन। ग्रास नली में कर्माकुंचन गति होता है, भोजन का पाचन नहीं होता। इसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है, अमाशय में। अमाशय में भोजन अमाशय में पहुंचता है तो एसियल अम्ल जो है, यहाँ अम्ल लिख लीजिएगा। एसियल अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है। जठर ग्रंथि से स्रावित जठर रस, जठर ग्रंथि से स्रावित जठर रस में मौजूद रेनिन दूध को पचाता है। यानी कि दूध को किसमें बदल देता है, दही बदल देता है, दही में बदल देता है। तो दूध को पचाता है। और पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। आप लोग उम्मीद करते हैं पहले से जानते थे। तो यहां देखिए ये आपका क्या हुआ, अमाशय। ये क्या हुआ आपका अमाशय। अमाशय के कितने भाग, 3 भाग। कार्डियक, पुंडिक, फाइलोरिक। कार्डियक में क्या पाए जाते हैं, एससीएल क्या करता है, भोजन के रोगाणुओं को नष्ट करता है। पुंडिक में याद कीजिए रूजी रहता है, जो भूख लगने के बाद चुपता है। और भोजन 4 घंटा से यहाँ रहता है, बढ़िया इसलिए रहता है कि बढ़िया ढंग से पच जाए। इसके बाद क्या रहता है, पाइलोरिक में क्या पाए जाते हैं, जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, जठर रस। और जठर रस में कितने एंजाइम पाए जाते हैं, 2 एंजाइम, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन दूध को पचाता है, पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। यानी कि प्रोटीन का आंशिक पाचन होता है, मतलब पूर्ण पाचन नहीं होता है। यानी कि हमने बताया था कि जो है प्रोटीन जो है पचकर किस में बदल जाता है, अमीनो अम्ल में। क्या अभी अमीनो अम्ल में बदला है, नहीं बदला। यानी कि आंशिक पाचन हुआ, हल्का सा पाचन हुआ है प्रोटीन का। इसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है, छोटी आंत में। अब हम लोग छोटी आंत अगला में देखेंगे, ठीक है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए भोजन में आयल छोटी आंत में, तब देखिए ले लिख पाइएगा, सब पढ़ल लिखले मर्दे। अमाशय के बाद भोजन छोटी आंत के डुडेनियम में पहुंचता है। डुडेनियम से कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन यकृत से पीत रस को निकालने के लिए उत्तेजित कर देता है। पीत रस वसा का पाइसीकरण कर देता है और साथ ही भोजन को क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। फिर इसी डुडेनियम से ही सिक्रेटिन हार्मोन निकलता है। सिक्रेटिन हार्मोन निकलता है और अग्नाशय को उत्तेजित करता है। और इससे निकलने वाला एंजाइम, अग्नाशय से जो निकलने वाला एंजाइम लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये सब हम लिखे नहीं है, एकदम डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना, क्योंकि 5 नंबर में दिया है ना। आपको आईएएस का क्वेश्चन थोड़ी लिखना है मर्दे, ना इसको एकदम ऐसे ही लिखना है, ठीक है। एंजाइम मतलब इससे निकलने वाला, अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को पचा देता है। कैसे, याद कीजिए, एमाइलेज, ट्रिप्सिन किसको पचाता है, प्रोटीन को पचाता है, ठीक है। हम ऐसे ही एकदम डायरेक्ट लिख दें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करता है। इसके बाद आंत के विलाई द्वारा पचे हुए भोजन का अवशोषण कर उसे शरीर में पूरा वितरित कर देता है, यानी कि पूरे शरीर में पहुंचा देता है। समझे ना, समझे। तो ये क्या था हमारा, छोटी आंत। छोटी आंत बना, देखिए यहाँ ई है अग्नाशय। ये क्या है, अग्नाशय। और ये कौन सी है, ये आपका यकृत है। यकृत कहाँ जमा हो जाता है, अच्छा, ये आपका यकृत है। और ये आपका क्या है, पित्ताशय। ये क्या है आपका पित्ताशय।
यानी कि पित्त का निर्माण कौन करता है? यकृत। और जमा कहाँ कर देता है? तो पित्ताशय में। समझ रहे हैं कि नहीं? ये पित्ताशय जो है, यानी कि पित्ताशय में जो है पित्त जमा होता है, पित्तरस जमा होता है, और ये पित्तरस क्या करता है? पूरे भोजन को क्षारीय बना देता है। कोई दिक्कत? क्षारीय बनाकर और वसा का पाइसीकरण यानी कि वसा को तोड़ देता है। इसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है? डुडेनियम यानी कि जुजेनियम इलियम में, और फिर इलियम जुजेनियम में तो कुछ होता नहीं है, यानी कि उसमें सिर्फ भोजन जाता है, पाचन वाचन। तो इसके बाद इलियम में विलाई पाए जाते हैं, और ये विलाई क्या करता है? भोजन को, और भोजन में जितने भी पोषक पदार्थ है इसको अवशोषित कर लेता है। कोई दिक्कत? और पूरे शरीर में खून के माध्यम से बांट देता है। देखिए ये छोटी आंत है, ऐसे जिगजैग में नहीं बना है, ये छोटी आंत है, ठीक है, ये आपका छोटी आंत है। और इसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में। तो वही लिखे हैं इसमें, आपको सब पता, आप जैसे रटे हैं, जैसे याद है वैसे लिख दीजिएगा। और लास्ट में हम बता रहे हैं तरीका, उतना याद नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में क्या होता है कि बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, तो क्या होता है? भोजन का यहाँ जल का अवशोषण होता है, और जितना भी अपचित भोजन है, यानी कि जितना भी खराब जो अपशिष्ट भोजन था, वो समय समय पर हम लोग क्या कर देते हैं? निकाल देते हैं। और जब निकाल देते हैं तो इसी को लेटरिन कहते हैं, कि लेटरिन लग गया, ठीक है, बाहर निकाल देते हैं। तो ये था बड़ी आंत में पाचन, ठीक है। फिर यहाँ देख लीजिए, है बड़ी आंत है, ये क्या है? बड़ी आंत है। हम लोगों ने क्या किया? विस्तार से पढ़ा इसको। इसके बाद फिर 5 नंबरिया में कैसे क्वेश्चन पूछता है इसको भी देख लिए। तो एक बार हम रिकॉल मार देते हैं। तो पाचन तंत्र का पहला भाग क्या होता है? मुख गुहा के बाद ग्रसनी के बाद ग्रास नली के बाद अमाशय के बाद छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद बाहर भोजन, ठीक है, कोई दिक्कत? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। मेरे प्यारे दोस्तों, ये था आप लोगों का पाचन तंत्र, यानी कि पाचन तंत्र के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा, यानी कि आज लास्ट क्लास था पाचन तंत्र के बारे, और क्वेश्चन को भी देखा कि पाचन तंत्र से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये 5 नंबरिया में लास्ट में कैसे लिखना हमने बता भी दिया, और ये लास्ट क्लास था। इसके बाद जो है आपको प्रैक्टिस सेट देंगे, यानी कि प्रैक्टिस क्वेश्चन देंगे, साथ ही साथ बनाते भी चलेंगे, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ और एक नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।